हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने कल स्वराज दल के बारे में पढ़ा था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और फिर स्वराज दल का चर्चा किया था। आज हम स्वराज दल के बाद जो घटना होती है, राजनीतिक घटना भारत में होती है, वह है साइमन कमीशन का आगमन। लेकिन साइमन कमीशन के आगमन से पहले मैं ये चाहता हूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जो कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सूचना दे देता हूँ। ये सारी घटनाएं असहयोग आंदोलन के दौरान देखने को मिलती है या उसके आसपास देखने को मिलती है। जैसे ऐसे कुछ चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक जगह इन चर्चाओं को मैं सारणीबद्ध कर दूं। जैसे कि यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था? यूपी किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी इसके संस्थापक थे। इंद्र नारायण नहीं होगा, इंद्रलाल होगा, सॉरी, इंद्रलाल द्विवेदी। यूपी किसान सभा 1918 में स्थापित हुआ था। इंद्रलाल द्विवेदी इसके संस्थापक थे। उसके बाद है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा 1920 में स्थापित हुआ था और बाबा रामचंद्र ने इसको स्थापना किया था। बाबा रामचंद्र वही हैं जो महाराष्ट्र से आए थे और फिर ये उत्तर प्रदेश में बस गए, बाबा रामचंद्र। उनकी चर्चा हो चुकी है पहले भी, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। नाई धोबी बंद आंदोलन, नाई धोबी बंद आंदोलन झिंगुरी सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? झिंगुरी सिंह ने चलाया था। फिर जो है आपका मदारी पासी ने 1921 में एका आंदोलन चलाया था। ये सारा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम होता है उसमें प्राय ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने अवध लगान अधिनियम पारित किया। अवध लगान अधिनियम पारित किया। इसको थोड़ा सा सब ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां से आते ही आते हैं। अगर हम देखें कि 1921 में ही आपको 1920 में चर्चा हुआ है, पहले भी बिजोलिया आंदोलन की चर्चा। बिजोलिया आंदोलन मेवाड़ में है, राजस्थान में। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है। 1920 में ये चला था। विजय सिंह पथिक और मणिक लाल वर्मा ने इसको चलाया था। बिजौलिया आंदोलन जो मेवाड़ में हुआ था, राजस्थान में, विजय सिंह पथिक और मणिक लाल वर्मा। 1919 में बिहार में दरभंगा जिला है, वहां दरभंगा महाराज के खिलाफ स्वामी विद्यानंद ने किसानों के आंदोलन को संगठित किया। स्वामी विद्यानंद ने, ये बिहार में पूछा जा सकता है, बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। 1921 में आपको पता ही होगा कि केरल के मालाबार तट पर जो है मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला थे, वो काश्तकार थे और जो मुसलमान थे, और हिंदू जमींदार के खिलाफ जो है इनका संघर्ष हुआ था। ये सांप्रदायिक रूप भी ले लिया था 1921 में। अली मुसलियार जो है मोपलाओं के नेता थे। ये जो असहयोग आंदोलन की एक शाखा, खिलाफत आंदोलन की एक शाखा भी थी। ये आपका असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की एक शाखा, ब्रांचेज भी कह सकते हैं, मोपला विद्रोह था। 1920 में ही जमशेदपुर लेबर यूनियन का स्थापना हुआ था। जमशेदपुर लेबर यूनियन एच.एस. हल्दर ने किया था। एच.एस. हल्दर ने किया था। जमशेदपुर लेबर यूनियन का गठन किया था, एच.एस. हल्दर ने किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन का गठन महात्मा गांधी ने 1920 में किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन का गठन जो है महात्मा गांधी ने किया था 1920 में। ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे।
और मैंने कल बताया भी था कि गांधी जी जब दूसरी बार जेल से लौटे और नवंबर 1924 में गांधी सी याददाश्त फैक्ट हुआ, तो फिर जो है गांधी जी ऑल इंडिया स्पिनर वीवर्स एसोसिएशन का काम देखने के लिए चले गए थे। चकली और चकला मतलब करघा और चरखा का एक सब जो काम होता है, तकली वगैरह का काम जो सूत बुना जाता है, उसका काम देखने के लिए गांधी जी चले गए। 1 करोड़ रुपया तिलक स्वराज फंड में जमा करने की बात थी, 6 महीना में ही जमा हो गया था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, अंग्रेजी सरकार दुश्मन है। दुश्मन शब्द का प्रयोग गुस्सा के जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1922 में जो है गुरु का बाग सत्याग्रह हुआ था। गुरु का बाग सत्याग्रह। 1923 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह हुआ था। नागपुर का झंडा सत्याग्रह हुआ था। 1924 में बरसात जो है गुजरात में हुआ था, एक किसान सत्याग्रह था और इसमें जुड़े हुए थे वल्लभ भाई पटेल। बरसात सत्याग्रह गुजरात में हुआ था किसानों का, वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे। 1924 में ही बायकुम सत्याग्रह हुआ। बायकुम सत्याग्रह केरल में है, त्रावणकोर त्रिवेंद्रम जिसको कहते हैं, और यह मंदिर प्रवेश आंदोलन था। गांधी जी ने इसका समर्थन किया था बायकुम सत्याग्रह का। और इसमें 3 व्यक्ति थे, केपी केशव मेनन, के केलप्पन और टीके माधवन। ये तीनों व्यक्ति बायकुम सत्याग्रह को शुरू किए थे। केपी केशव मेनन, के केलप्पन, टीके माधवन, ये 3 व्यक्ति थे। इधर जो है पंजाब में जो शिरोमणि ननकाना साहिब जो प्रबंधन समिति था सिखों का, वहां हो गया था कि जो वहां पर महंत थे वो उदासी सिख संप्रदाय के थे और ये भ्रष्ट थे और ब्रिटिश समर्थक थे। जब गदर आंदोलन शुरू हुआ था तो इन्होंने गदर आंदोलन के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया था और जनरल डायर जो ब्रिटिश सरकार जो जलियांवाला बाग कांड के लिए अभियुक्त था उसको जो है सरोपा भेंट किया था। सरोपा मैंने तलवार भेंट किया था। तो ये सब ये काम कर रहे थे, एक ब्रिटिश समर्थक थे, भ्रष्ट भी थे और ब्रिटिश की नीतियों को समर्थन करते थे। तो इनके खिलाफ जो है काफी बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और इसमें मिस्टर तारा सिंह थे, उसके बाद मिस्टर खड़क सिंह थे, करतार सिंह झलावा थे। ये लोग मिलकर जो है काफी मतलब जो उदासीन महंत जो थे उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और फिर जो है गुरुद्वारा शिरोमणि प्रबंधन अकाल समिति का गठन करवाया गया 1925 में। और फिर जो है सिख संप्रदाय में जो है सुधार आया। तो ये सब चर्चा थोड़ा सा कर दिए। अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन पर। अब हम लोग क्या आते हैं साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन देखिए 1919 का अधिनियम आया था। 1919 में अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। उसमें यह प्रावधान था कि 1919 के अधिनियम के प्रावधानों की जांच के लिए 10 वर्ष के बाद जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1927 में ही 2 साल पहले ही जो है साइमन कमीशन का गठन कर दिया 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन जो थे वो गवर्नर जनरल थे और स्टेनली वाल्डिन जो थे वो थे उस वहां के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के और ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो स्टेनली बाल्डविन ने जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने पूछा कि 1919 के अधिनियम की जो जांच हो रहा है उसके लिए हम एक आयोग का गठन करने जा रहे हैं। लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे भारत के, तो क्या इसमें भारतीयों को शामिल किया जाए? तो लॉर्ड इरविन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, भारतीयों को आप शामिल नहीं कीजिए। तो 2 साल पहले ही जो है साइमन कमीशन का इसको नियुक्त कर दिया गया। इसको भारतीय सांविधिक आयोग भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को
भारतीय सांविधिक आयोग भी कहा जाता है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। भारतीय सांविधिक आयोग भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। इनका पूरा नाम था सर जॉन साइमन। इनका सर जॉन साइमन नाम था पूरा। सर जॉन साइमन जो थे ये ब्रिटेन सरकार में मंत्री नेता थे, ही मंत्री ही थे, और ये उदारवादी दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? उदारवादी दल के नेता थे। सर जॉन साइमन उदारवादी थे ये। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, उसमें सर जॉन साइमन थे और 6 अन्य सदस्य थे, और इनका उद्देश्य यह था कि 1919 के अधिनियम के प्रावधानों का जांच करना। 3 नवंबर 1927 को स्टैनली बाल्डविन प्रधानमंत्री ने जो है साइमन आयोग का घोषणा किया, या भारतीय सांविधिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग का नियुक्ति का घोषणा किया। इसमें 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? साइमन थे एक, और प्लस 6 और थे, और 7 भारतीय, 7 जो थे अंग्रेज थे। इसलिए इसको भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहा। 3 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने घोषणा किया कि 1919 के प्रावधानों की जांच के लिए जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जा रहा है। उसमें सर जॉन साइमन थे, फिर क्लाइमेट एटली थे, एटली जानते ही हैं, श्रमिक लेबर पार्टी के थे, श्रमिक दल के थे। उसके बाद हेनरी हैरी लॉसन थे, हेनरी हैरी लॉसन थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट आदमी थे। एडवर्ड कार्डोगान थे, एडवर्ड कार्डोगान थे। इटली हो गए श्रमिक दल से हेनरी हैरी लॉसन, एडवर्ड कार्डोगान, बेनोन हॉटसोन, बेनोन हॉटसोन हो गए आपके 2 2 4 1 5 हो गए। जॉर्ज लेन फॉक्स, जॉर्ज लेन फॉक्स यह हो गया। और एक और थे डोनाल्ड हार्वर्ड, डोनाल्ड हार्वर्ड थे, डोनाल्ड हार्वर्ड। ये सब जो थे आपको, और सर जॉन साइमन थे, ये उदारवादी दल के थे। 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के हो गया। तो ये 7 इसमें अंग्रेज थे। और 3 नवंबर 1927 को यह घोषणा किया गया। ये 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को यह घोषणा किया गया कि 1919 का अधिनियम की जांच के लिए एक सांविधिक आयोग या साइमन कमीशन भारत भेजा जाएगा। 8 नवंबर 1927 को। ठीक, भारत में इलाहाबाद में 11 दिसंबर 1927 को एक सर्वदलीय बैठक हुआ। 11 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन का जो नियुक्ति हुआ 8 नवंबर 1927 को, तो 11 दिसंबर को इलाहाबाद में, जब जिसको प्रयागराज कहते हैं, जो आज का प्रयागराज है, वहां जो है एक सर्वदलीय बैठक हुई। और सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का हर हाल में बहिष्कार किया जाए और साइमन गो बैक का नारा लगाया जाए। साइमन गो बैक, साइमन सरकार यहाँ, साइमन कमीशन यहां से तुम वापस जाओ, और इसको काला झंडा दिखाया जाए। साइमन कमीशन कहीं भी पहुंचा उसको काला झंडा से ही स्वागत किया गया। फिर भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन होता है वो 27, 28, 29, 30, 31 को होता है दिसंबर में। तो 1927 में जो है या कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, और मद्रास में जो कमीशन हुआ उसके जो अध्यक्षता किए थे वो एम ए अंसारी किए थे। कौन किए थे? कांग्रेस की अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किए थे। इसमें कांग्रेस ने निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का हर हाल में विरोध किया जाए और उसको यहां से, भारत से किसी तरह से यहां से भगाया जाए। विरोध का कारण यह था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। विरोध का कारण क्या था? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने
जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन को ये कहा कि इसमें भारतीयों को न रखा जाए। तो यही रोष का एक बहुत बड़ा कारण था कि भारतीयों के मामलों में भारतीयों से न पूछा जाए। यह उस समय के परिपक्व राजनेताओं के दिमाग में यह बात बैठ नहीं रही थी। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और बंबई में इसका मतलब काफी स्वागत किया गया अच्छा ढंग से, और साइमन कमीशन का भारत में हर जगह विरोध किया गया। लखनऊ में इसके विरोध के नेता थे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत। लखनऊ में बहुत बड़ी अजीबोगरीब घटना देखने को मिली कि कैसरबाग में जो है साइमन कमीशन के सदस्य बैठे हुए थे और वहां पर सुरक्षा का इतना ऐसा इंतजाम किया गया था कि कोई भी भारतीय वहां कि आदमी क्या परिंदा भी वहां नहीं पहुंच सकता। मतलब इतना सुरक्षा का चाक चौबंद किया गया था। तो लोगों ने क्या किया कि बैलून में जो है काला बैलून को बना दिया रंग कलर करके और उस पर लिख दिया साइमन गो बैक, और उस बैलून को जो है हवा में उड़ा दिया और वो कैसरबाग में बैलून जो है गिरा जाके और उस पर लिखा हुआ था साइमन गो बैक। मतलब ये बहुत लखनऊ के कैसरबाग की घटना है। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के विरोध में जबरदस्त मतलब तनमन धन से उसका विरोध किया। अगर लाहौर में देखा जाए तो लाला लाजपत राय उस समय हॉस्पिटल में बीमार थे, लेकिन जब यह सुने कि साइमन कमीशन भारतीय को नहीं रखा गया है और इसमें 7 सदस्य अंग्रेज है, तो वह जुलूस लेके निकल गए। और उसी समय आपको पता ही है कि सॉन्डर्स थे वहाँ के सहायक जिला लाहौर के जिला अधीक्षक थे, उन्होंने इनको जो है अपने पुलिस बल को कहा कि इनको लाठी से पीट दो। जब लाठी से पीटे तो इनको मतलब प्राण तक चोट लगी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ठीक है ब्रिटिश सरकार ने मुझे पीटा है, लेकिन यह उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। खैर अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 1865 में और अक्टूबर 1928 में इस दुनिया से चले गए। और बाकी चर्चा से बहुत कुछ लाला लाजपत राय पर हो गया है। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इसे तो हो ही गया। बाद में क्या हुआ, भगत सिंह ने कैसे बदला चुकाया, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसलिए यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो यह जांच करने के लिए कि व्यवहार में जो 1919 का अधिनियम है कितना सफल रहा। व्यवहार में 1919 का अधिनियम कितना सफल रहा, इस बात की जांच करने के लिए उत्तरदायी सरकार की दिशा में कहां तक जो है हम सफल रहे, उत्तरदायी सरकार की दिशा में हम कहां तक सफल रहे, ये सब चीज को ये इनका चेक करने का था। उसके बाद हम आते हैं, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया। 1928 में भी आया था और 1929 में भी 2 बार आया। ठीक, एक बार 3 फरवरी 1928 को आया था, फिर 1929 में आया था। फिर साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 27 मई 1930 को। 27 मई 1930 को जो है साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में जो बात था वह कुछ इस प्रकार का था। भारत के लिए एक संघीय संविधान हो, भारत के लिए एक संघीय संविधान हो। सबसे पहले संविधान का बात अगर ब्रिटिश सरकार के द्वारा से किया गया था, तो अगर देखा जाए तो इसी में था, भारत के लिए एक संघीय संविधान हो। 1919 में जो द्वैध शासन आया था उसके जगह जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। द्वैध शासन की जगह उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। केंद्र में भारतीयों को न रखा जाए, केंद्र में किसी भी उत्तरदायी पोस्ट पर भारतीयों को न रखा जाए, साफ साफ प्रावधान था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। पंजाब और सिंध और उड़ीसा को एक पृथक प्रांत बना दिया जाए और जो उच्च न्यायालय है उसको भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। ये सब जो है प्रावधान साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दिया। और साइमन कमीशन ने साथ में यह भी कहा कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया जाए।
और बाद में जब इस रिपोर्ट को एक इंपॉर्टेंट थे शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी अय्यर थे, उन्होंने इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला बताया था। कुल मिलाकर इसका रिपोर्ट का अगर अध्ययन किया जाए तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट में यह था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए। अगर हम उसको सिंपल शब्द में लिखते हैं तो केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए और उसमें संघीय भावना हो, उसमें संघीय भावना हो, उसमें जो है यह नहीं भावना हो कि एक इकाई की भावना ना हो, संघीय भावना हो। ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि संघीय भावना हो, इकाई भावना ना हो। उसके सदस्य जो चुने जाए, केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो परोक्ष चुने जाएंगे, और कहां से? प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। और कहां से चुने जाएंगे? तो प्रांतीय विधानसभा से, प्रांतीय विधानसभा से यह चुने जाएंगे। प्रांत में जो द्वैध शासन लगा हुआ है उसको उत्तरदायी शासन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रांत में जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा लगाया गया है उसको उत्तरदायी शासन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसलिए देखिए 1935 का जो अधिनियम आया है उसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान है। तो यह हो गया आपका साइमन कमीशन का जो प्रावधान था, जो रिपोर्ट था, उस पर चर्चा। अब देखा जाए कि साइमन कमीशन का समर्थन कौन कौन भारत में किए थे, उसको पहले हम देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन का समर्थन करने में सबसे मुस्लिम लीग में इस समय एक विभाजन हो गया। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का विभाजन हो गया, और मोहम्मद शफी का गुट जो मुस्लिम लीग का था उसने साइमन कमीशन का समर्थन किया। फिर मद्रास का जस्टिस पार्टी ने भी समर्थन किया था, मद्रास का जस्टिस पार्टी, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया था। अंबेडकर का जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था उसने भी जो है साइमन कमीशन का समर्थन किया था, और कुछ हरिजन नेताओं ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। लेकिन विरोध कौन कौन किया था उसको थोड़ा देख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, क्योंकि मोहम्मद शफी का मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग ने इसका साइमन कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस ने तो किया ही, कांग्रेस ने तो किया ही, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। बिना भारतीयों से पूछा गया और भारत के मामलों पर विचार करने के लिए एक 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह चीज है। एक लिबरल फेडरेशन के नेता थे तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भी इसका विरोध किया। लिबरल फेडरेशन के नेता थे सर तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भी विरोध किया। भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक बैंक ने, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक समूह ने भी जो है इसका विरोध किया। हिंदू महासभा ने भी विरोध किया था साइमन कमीशन का, हिंदू महासभा ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था, और किसान मजदूर पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। कुल मिलाकर इतने लोगों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने विरोध किया, तेज बहादुर सप्रू का लिबरल फेडरेशन ने विरोध किया, भारतीय जो औद्योगिक वाणिज्यिक संघ था उसने विरोध किया, हिंदू महासभा ने किया, किसान मजदूर पार्टी ने इसका विरोध किया। समर्थन कौन किया? तो अंबेडकर और कुछ हरिजन नेता, पंजाब यूनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, और मोहम्मद शफी का जो मुस्लिम लीग था वो, और मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुस्लिम लीग था उसने विरोध किया, और मोहम्मद शफी का जो गुट था मुस्लिम लीग का उसने समर्थन किया साइमन कमीशन का। तो यही है साइमन कमीशन के बारे में कुछ चर्चाएं। अब जो साइमन कमीशन के आगे की जो घटनाएं हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।